नमस्कार दोस्तों। आज है 27 मार्च 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं। आज एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ यदि हम जाएं तो जो बड़े बड़े आर्टिकल आज छपे हैं उनमें ज़्यादातर आर्टिकल में काम की चीज़ तो दी ही नहीं है। इसलिए आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो छोटे आर्टिकल की तरफ फोकस करने वाले हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से गाजा, इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, इसको लेकर के एक रिजोल्यूशन पास किया गया है। तो उस रिजोल्यूशन के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आज जो मेनली हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल होने वाला है इसमें जो फोकस किया जाता है कि भाई देखिए दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और इसको लंबा यदि खींचा जा रहा है तो इसका जो मुख्य कारण है या फिर जिस कहना चाहिए मुख्य भूमिका जिसकी रही है वो अमेरिका की रही है। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते जाता है, उसको उकसाते जाता है कि नहीं तुम्हारे साथ में हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, ये लो हथियार लो। अब हथियार भी देगा तो फ्री में थोड़ी ना देगा अमेरिका, उसको भी तो पैसे चाहिए। तो एक तो हथियार बना बना के मैं क्या करूँगा यदि मेरी बिक्री ही ना हो तो। इसलिए भी ये जो युद्ध है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात ये है यूनाइटेड नेशंस इतनी बड़ी संस्था बनाई गई है कि भाई कभी विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप छोटे मोटे युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं तो जब कभी विश्व युद्ध यदि हुआ ना तो उसको आप क्या रोक पाओगे, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है, सीज फायर होनी चाहिए, ऐसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। और ये जो संघर्ष विराम के लिए यूनाइटेड नेशंस कह रहा है तो इसमें इजराइल को ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है, उसको यूनाइटेड नेशंस की बात मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं वो चाहती हैं कि युद्ध रुक जाना चाहिए, उसमें भी कोई रिजोल्यूशन यदि लेकर के आ रहे हैं तो अमेरिका क्या काम कर देता है, वहाँ पर वीटो लगा देता है। इसलिए भी ये युद्ध अभी तक नहीं रुक पाया है। गाजा पर इजराइल के हमला शुरू करने के 5.5 महीने बीत चुके हैं और लगभग देखा जाए तो ये 6वां महीना चालू होने वाला है। 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूएनएससी ने कहा है कि भाई आपको जो है तत्काल संघर्ष विराम होना चाहिए, युद्ध जो है तुरंत रुकना चाहिए और हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई का भी आह्वान किया गया है। अब युद्ध रुकेगा तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, शुरू में बहुत सारे लोगों को उसने बंधक बना लिया था, तो उन बंधकों की रिहाई यदि वो कर देता है तो ये जो युद्ध विराम है वो सफल हो जाएगा। अभी तक देखा जाए तो 32,000 गाजा की जो फिलिस्तीनी पब्लिक है वो मारी जा चुकी है, 74,000 लोग जख्मी हुए हैं और इसमें से ये भी पता नहीं है कि कितने लोग बचेंगे। साथ ही साथ में गाजा की 90% से भी ज़्यादा आबादी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो चुकी है और उनमें से लगभग सब लोग भुखमरी के संकट में फंस चुके हैं। गाजा में फौरन संघर्ष विराम के लिए आप देखेंगे एक जो रिजोल्यूशन लाया गया था, अमेरिका क्या काम करता है, ऐसे रिजोल्यूशन के ऊपर एकदम वीटो लगाने के लिए पीछे पड़ जाता है और वीटो लगा रहा है तो हो सकता है इजराइल ने बोला होगा। गाजा में फौरन संघर्ष विराम के लिए यूएन में इससे पहले आए हर प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है, लेकिन इस बार क्या है, वोटिंग से वो थोड़ा अलग रहा है। इस युद्ध को लेकर बाइडेन प्रशासन की नीति में बदलाव भी हमको देखने को मिला है। अभी तक क्या है, वो वीटो लगा देता था कोई भी रिजोल्यूशन आता था, तो आज के समय में अमेरिका खुद ये चाहता है कि युद्ध जो है, अब हम भी थक चुके हैं युद्ध से। हालांकि ब्रिटेन सहित यूएनएससी के सभी दूसरे सदस्यों ने, जिन्होंने हाल तक संघर्ष विराम का समर्थन करने के आह्वान का विरोध किया था, प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दे दिया है। तो आज का समय ऐसा हो गया है, अमेरिका जो बोल रहा है वही सही है, यूरोपियन कंट्री भी क्या कर दे रहे हैं, चलो ठीक है।
इसके विपक्ष में अपने को मतदान नहीं देना है। ज़्यादातर हम इस प्रकार की घटना देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई इजराइल का क्या पक्ष रहा है। ठीक है, तो इजराइल तो एकदम पूरा गुस्सा से भरा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि रसिया और चाइना कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसे देश हैं जिन्होंने बंधकों की रिहाई के ऊपर ज़्यादा कोई फोकस नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई है और इसीलिए इस प्रस्ताव की इजराइल ने काफ़ी कड़ी आलोचना करी थी। लेकिन इस गुस्से और भड़ास के पीछे इजराइल की कमजोरी छिपी है। इजरायली नेताओं ने हाल के सप्ताहों में बार बार यही कहा है कि रफा पर जल्द आक्रमण हम करने वाले हैं। इस सबसे दक्षिणी कस्बे में लगभग 14 लाख फिलिस्तीनी ठुसे हुए हैं। यूएनएससी के 14 सदस्यों द्वारा फौरन संघर्ष विराम का आह्वान किए जाने के बाद इजराइल के लिए रफा पर हमला करना कतई उचित नहीं होगा। मतलब यदि आप, और ये इस चीज़ को लेकर के अमेरिका की भी बोला था, कोई मतलब नहीं है खून खराबा करने से। कुल मिलाकर के यदि एक और आप हमला करते हैं तो यहाँ पर हमला खून खराबे में बदल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में यदि हम ताज़े युद्ध की बात करें, लेटेस्ट घटना की बात करें, तो 7 अक्टूबर को हमास के सीमा पार हमले के बाद ताज़ा युद्ध जो है और भी ज़्यादा भड़क गया, जिसमें कम से भी कम 1200 इजरायली मारे गए थे। उस दिन दुनिया की हमदर्दी और एकजुटता इजराइल के साथ में रही थी। लेकिन इसके बाद कुछ महीनों में इजराइल ने हमास की करतूत के लिए गाजा की पूरी आबादी को दंडित करने के लिए जो काम किया, यहाँ से आप देखेंगे लोग इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दिए थे। अगर इजराइल इस स्थिति का एक वस्तुनिष्ठ आकलन करता है तो उसे यूएनएससी के प्रस्ताव का तुरंत पालन करना चाहिए और संघर्ष विराम घोषित करना चाहिए। पिछले 7 अक्टूबर का जो हमला था एक बड़ी खुफिया और सुरक्षा चूक थी, जिसके लिए नेतन्याहू को जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी। कैसे करके लोग आपके देश में घुस गए और हमला किए और बंधकों को उड़ा करके ले गए। लेकिन वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ऐसा करने की बजाय वो पूरी ताकत से जंग में कूद पड़े हैं, वो भी हासिल करने योग्य लक्ष्य तय किए बिना। क्या टारगेट है मेरा। कई महीनों से लड़ाई चल रही है। इजराइल ने अधिकांश गाजा को एकदम पूरा धूल धूल कर दिया है, मलबे में बदल दिया है। लेकिन हमास ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही बंधक अभी तक रिहा हुए हैं। इसके अलावा इतना लंबा युद्ध चला है, इसने नेतन्याहू कैबिनेट के भीतर दरार भी पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री आज के समय में उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं रहे हैं और उनके गठबंधन सहयोगी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब इस युद्ध के चलते चलते ना इजराइल में फूट डालो वाली स्थिति आ गई है। अमेरिका समेत उसके करीबी सहयोगियों के साथ भी उसके संबंधों में आजकल तनाव बढ़ने लगा है। अगर इजराइल युद्ध जारी रखता है और जल्द ही कोई स्पष्ट अंत नहीं होती है ना, तो इससे उसकी वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं जिसको अभी आप फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ गाजा की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। मतलब यहाँ पर और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देखेंगे मारे जाएंगे। नेतन्याहू के सामने आज के समय में दो विकल्प ऑप्शन है आपके पास में, कि जैसे कि यूएनएससी ने जो रिजोल्यूशन पास किया है उसको आप गंभीरता से लीजिए और जंग को रोकिए। गाजा में मानवीय सहायता आप करने दीजिए दूसरे लोगों को, और सभी बंधकों की रिहाई और गाजा से अपनी सेनाओं की वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के जरिए हमास से बातचीत आप जारी रखें। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटिन्यू लड़ते रहो और पता नहीं आप कितने पीछे चले जाएंगे और गाजा में भी जो है गाजा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आर्टिकल पार्टिकुलरली देखा जाए ना तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। फिर भी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसका यहाँ पर विश्लेषण करने की कोशिश करी जाती है। शुरू में बीजेपी और बीजद दोनों एक साथ में आए। इसके बाद अब सोचने लगे कि नहीं यार,
साथ में हम सत्ता चला रहे हैं, एक काम करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं अकेला ही सत्ता चलाऊं। भाई सेंट्रल लेवल पर मैं चला रहा हूं सरकार, तो ये उड़ीसा तो छोटी मोटी बात है। बस यही चीज़ आई मन में और दोनों फिर अलग हो गए। तो राजनैतिक नैतिकता के मौजूदा मानकों के हिसाब से ये जो कदम उठाए गए हैं ना, सोच विचार करने वाले हैं। भाजपा की राज्य इकाई ने सार्वजनिक रूप से गठबंधन के कदम का विरोध किया, लेकिन पार्टी 15 साल के बीजद विरोधी अपने उस अभियान को छोड़ने को तैयार दिखी, जिसके चलते उसे उड़ीसा में प्रमुख विपक्ष का दर्जा हासिल हुआ। एक ऐसी कवायद जो तमाम अवसरवादी गठबंधनों की जननी हो सकती थी, इस लक्ष्य के साथ की गई कि भाजपा के लिए राज्य की सभी 21 लोकसभा सीटें हासिल हो सके। गठबंधन क्यों करे थे? गठबंधन करे थे ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम उड़ीसा से जीत सके। एंड इससे क्या होगा? बीजद नेता और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको बड़े आसानी से अगला कार्यकाल हासिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च को पटनायक के पिता बीजू पटनायक को उनकी 108वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और राज्य सरकार पर हमला करने से परहेज किया। राज्य सरकार पर आप हमला क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अपने को हाथ मिलाना है। ये पार्टी की अब तक की रणनीति के ठीक उल्टे था। 2019 में जहां बीजेपी ने 12 लोकसभा सीटें और 43% मत हासिल करे थे, वहीं भाजपा की जोली में मात्र 8 सीट आई थी और 39% मत आए थे। मतलब आप ये देखिए कि बीजेपी से आगे थी। एक साथ हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 33% मत मिले। बीजेपी और भाजपा 2009 तक आपस में सहयोगी थे और कांग्रेस उनका मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आज के समय में लोग उनको ही प्रेफर कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर बीजेपी सही है, लेकिन यदि लोकल लेवल पर बात करें तो वो लोकल पार्टी, लोकल लीडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आज के समय ऐसा चल रहा है कि जो नवीन पटनायक है वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत जारी रहे। कोई भी यही सोचता है प्रधानमंत्री एक बार मैं बन गया हूँ तो अगले आने वाले 5 साल में भी मेरे को कैसे भी करके जीतना है। भाजपा इसे सत्ता हासिल करने का अब तक का सबसे अच्छा मौका मान रही है। पूरी तरह से एक ही करिश्माई नेता पर निर्भर रहने वाली पार्टियों को अपने नेता की अनुपस्थिति में संकट का सामना करना पड़ सकता है, ये जाहिर सी बात है। बीजेपी में सबसे लोकप्रिय ये हैं, इसके अलावा यदि कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है आदमी बीजेपी की तरफ भागेगा। गठबंधन की स्थिति में दोनों पार्टियां अपने तात्कालिक लक्ष्य को हासिल कर सकती थी, हालांकि इससे मतदाताओं की नज़र में उनका कद कम हो जाता। जाहिर सी बात, मैं चुना हूँ बीजेपी को, तो सरकार कैसे बीजेपी चलाने लग गई, कैसे ये लोग गठबंधन कर ले रहे हैं, हमको चाहिए ही नहीं बीजेपी। दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है। तो जो 2019 का आम चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस को मात्र 13% वोट मिला था और वो बीजेपी और भाजपा के बाद तीसरे नंबर पर रही थी। पार्टी ने कोरापुट सीट जीती और नबरंगपुर सीट पर दूसरे नंबर पर रही। इस बार पार्टी बीजेपी और भाजपा के बीच विफल वार्ता से पैदा हुए भ्रम को भुनाने की उम्मीद में है। जैसे कि जातिगत गणना की बात हो जाती, जनगणना के पक्ष में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जोर रहा है। इसके साथ ही साथ वो उस राज्य में फायदा हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे 50% लोग ओबीसी हैं। पिछले कुछ सालों में पार्टी का संगठन कमजोर हुआ है और बयानबाजी से वास्तविकता तक का सफर मुश्किलों से भरा हो सकता है। जो गठबंधन नहीं हुआ है उससे ये पता चलता है कि उड़ीसा में अभी भी मौसम खुला हुआ है, रास्ते खुले हुए हैं। ये चीज़ यहाँ पर हमको सामने आती है।
इसके बाद यदि हम न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ देखें तो पहली जो न्यूज़ आई है वो आईएलओ की रिपोर्ट से रिलेटेड आई है। पार्टिकुलरली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया के प्रति। तो सबसे पहले हम आईएलओ के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं। आईएलओ का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 1919 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो हेड रहते हैं डायरेक्टर जनरल, शॉर्टकट में जिसको डीजी बोलते हैं, और इनकी जो टर्म रहती है 5 साल की रहती है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनजीए एंड ECOSOC। यहाँ से कहना चाहिए इसका निर्माण हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच, रसिया, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ एंड अरेबिक है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 187 है। 100 187 है, पहले 186 थे। कुक आइलैंड नया आया है इसमें। टाइप की बात करें ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस मानी जाती है और इसकी वेबसाइट है www.ilo.org। अब इसके ऑर्गन्स की यदि हम बात करें, ठीक है, इसके ऑर्गन्स के अंतर्गत जैसे कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ILC शॉर्टकट में बोला जाता है। ILC के माध्यम से ब्रॉड पॉलिसीज सेट करी जाती हैं आईएलओ की। गवर्नमेंट, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स डेलीगेट्स ऑफ ILO मेंबर स्टेट मीट इन एनुअल कॉन्फ्रेंस इन जून 8 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और जो रेशो रहता है वो 2:1:1 का रहता है। कौन कौन लोग इसमें बैठक में भाग लेते हैं? सरकार, वर्कर लोग एंड एम्प्लॉयर्स के डेलीगेट। जैसे कि कोई कंपनी है तो कंपनी अपना डेलीगेट भेजती है। इसके अलावा ये फॉर्मुलेट करती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को, फिक्स करती है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बी पेड बाय द मेंबर लोग कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, एंड बजट डिसाइड किया जाता है एंड सबमिट करती है सेम टू द गवर्निंग बॉडी। किसको सबमिट किया जाता है? गवर्निंग बॉडी के द्वारा, बॉडी को। चौथे नंबर का जो काम है, स्टडी द लेबर प्रॉब्लम सबमिटेड बाय द डीजी एंड असिस्ट इन देयर रिजोल्यूशन सॉल्यूशन। लेबर की जो प्रॉब्लम्स हैं सबमिट किए गए हैं डीजी के द्वारा, उनका अध्ययन करना, साथ ही साथ इनके क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके लिए सहायता करना। ये कमेटी को भी अपॉइंट करने का काम करती है ये वाली संस्था, ताकि डील किया जा सके डिफरेंट प्रॉब्लम को, एंड इलेक्ट द प्रेसिडेंट। 7वें नंबर में सिलेक्ट मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी के मेंबर को भी यही सिलेक्ट करने का काम करती है। गवर्निंग बॉडी की यदि हम बात करें तो ये इम्प्लीमेंट करता है, इट इम्प्लीमेंट्स डिसीजंस ऑफ द आईएलसी विद द हेल्प ऑफ आईएलओ। आईएलसी के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? गवर्निंग बॉडी करेगा, और इसमें हेल्प लिया जाता है आईएलओ की। इसमें लगभग 56 टाइटुलर मेंबर्स हैं, जिसमें 28 गवर्नमेंट है, 14 वर्कर्स रहेंगे, और इनका रेशो यहाँ पर बताया जाता है। मेंबर्स टर्म ऑफ गवर्निंग बॉडी इज़ 3 ईयर्स। गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर रहते हैं उनका टाइम पीरियड 3 साल का रहता है। डायरेक्टर जनरल ये चीफ एग्जीक्यूटिव माना जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का। इसके बाद द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस की हम बात कर रहे हैं। अगली जो इसकी बॉडी है वो क्या है, मतलब अगला जो इसका ऑर्गन है वो क्या है? द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है। ये आईएलओ का परमानेंट सेक्रेटरीट माना जाता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का जो काम है डिसेंट्रलाइज किए गए हैं रीजनल, एरिया एंड ब्रांच ऑफिस में। 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में हमको ये सब देखने को मिलता है, और इसमें लीडरशिप रहती है डायरेक्टर जनरल की। अब हम चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं कि
आईएलओ की रिपोर्ट में क्या बोला गया है? आईएलओ की रिपोर्ट में बोला गया है कि हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो है, एम्प्लॉयमेंट के सिनारियो की बात करें, रोज़गार की बात करें, तो हमारे देश में जो रोज़गार की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, ऐसा कहना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है पुरुषों का, महिलाओं का, रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में। मतलब यहाँ पर हमको दो टाइप का डेटा मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग रोजगार में लगे हैं, शहरी क्षेत्र में कितने लोग रोजगार में लगे हैं, इसके अलावा महिलाओं की क्या कंडीशन है, पुरुषों की क्या कंडीशन है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। कलर वाइज यदि देखें तो जो लाइट ग्रीन है वो सन 2000 की बात है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क 2012, उससे भी डार्क 2019, और लाल कलर है 2022 का। तो जैसे जैसे साल बढ़ रहा है उस हिसाब से कहना चाहिए रोजगार का ग्राफ भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि जो सबसे लाइट ब्लू कलर है वो ही हाई रहा है। मतलब सन 2000 की बात करें तो 2000 में लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला था, चाहे वो मैन की बात हो जाए, चाहे वो वुमेन की बात हो जाए, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो। जैसे जैसे साल बढ़ते गया है ये जो ग्राफ है वो घटते गया है। महिला और पुरुषों की यदि हम तुलना करें तो आप देखिए पुरुष कितने हैं जिनको रोज़गार मिल रहा है और महिलाएं कितनी हैं जिनको रोज़गार मिल रहा है। तो लगभग लगभग यहाँ पर महिलाओं का जो ग्राफ है वो 50% भी नहीं पहुँच पा रहा है बराबरी के हिसाब से। मतलब महिलाओं को रोज़गार बहुत कम मिल पा रहा है, पुरुषों को रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर जो वर्टिकल वाला ग्राफ है ये बताता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम किसको बोलेंगे कि कितने परसेंट, एग्जाम्पल के तौर पर 100 लोगों को हम ले लेते हैं, 100 लोग हैं तो 100 लोग में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि रोजगार में लगे हुए हैं। इसमें भी 100 में से महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, इसको हम बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को। अब उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन ले लिया है। अमंग द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। सन 2000 से लेकर के आज तक यदि हम देखें ना तो ये जो रेशियो है वो डबल हो गया है। 2000 में 35% लोग थे जो कि बेरोजगार थे, ये बढ़कर के हो गया है 65%। अकॉर्डिंग टू द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इसको रिलीज़ किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हेयर ऑन ट्यूसडे। तो ये रिपोर्ट दो लोगों ने मिलकर के रिलीज़ करी है, आईएलओ और आईएसडी की तरफ से। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हमारे देश के जो युवा लोग हैं ना, कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स का 83% हिस्सा है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हमारे देश में टोटल 100 लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं तो इसमें से 83 लोगों को निकाल देंगे तो इतने तो लड़के लोग हैं। सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है, लड़कों की है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है। साथ ही साथ देखा जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट रहा था, बेरोजगारी रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ इंक्रीज बिटवीन 2000 एंड 2019। लेकिन देखा जाए बट द डिक्लाइन ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर्स सेड द स्टडी। देखिए एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है हमको सन 2000 और 2019 के बीच में, लेकिन पेंडेमिक के दौरान ये डिक्लाइन हुआ है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। एंड इसमें यह भी ऐड किया जा रहा है जो एजुकेटेड यंगस्टर हैं इन्होंने एक्सपीरियंस किया है मच हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में जो यंगस्टर लोग हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी को फेस किए हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, वर्कर पॉपुलेशन रेशो की बात करें,
एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म डिटेरिएशन देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है 2000 से लेकर के 2018 के बीच में। लेकिन इम्प्रूवमेंट 2019 के बाद आया था। क्यों आया था? कोरोना के बाद स्थिति कंडीशन ठीक हुई तो थोड़ा सा सुधार हमको देखने को मिल गया था। इसके अलावा रिपोर्ट का कहना है इंडिया के जॉब की स्टोरी की बात करें, यदि हम पिछले 2 डिकेड्स की मतलब हम पिछले 20 साल की बात करें तो काफ़ी पैराडॉक्सियल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है लेबर मार्केट इंडिकेटर में। जबकि जो बेसिक लॉन्ग टर्म फीचर है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का हमारी कंट्री में कंटिन्यू इनसुफिशिएंट ग्रोथ दिखाते रहा है। नॉन फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर तो बेहतर है, लेकिन आज के समय में भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप देखेंगे कि मशीनों से काम होने लगा है। पहले जहाँ पर घर के सब सदस्य खेती में लगे रहते थे, आज के समय में एक दो मेंबर ही मिलकर के पूरी खेती संभाल ले रहे हैं और बाकी के लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के समय में बदलाव आ रहा है। लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला है। तो जो नॉन फार्म सेक्टर है वो इनसुफिशियंट ग्रोथ दिखाया है एंड द एबिलिटी ऑफ दिस सेक्टर टू एब्जॉर्ब वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर, और ना ही इनके पास इतनी पावर है कि एग्रीकल्चर के काम से निपट कर के यदि कोई सोच रहा है कि मुझे बाहर कहीं नौकरी मिल जाए तो उसको एब्जॉर्ब ये नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर वाज मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय द कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर के लोग फुर्सत होकर के कहीं यदि कमाने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वाले काम में जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। मतलब जो झटका है उसको एब्जॉर्ब किया है दो सेक्टर ने, एक तो कहीं घर बन रहा है, ईंटा गारा का काम चल रहा है, दूसरा है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, सर्विस सेक्टर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा भारत की जो जीडीपी में योगदान है वो सर्विस सेक्टर का रहा है। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी जाती है, ऐसी सेवाएं रहती हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि नाई बाल काटता है, टीचर पढ़ा रहा है, आप ट्रेन में बैठ कर के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो समुद्र में जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनके एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई आज के समय में चाइना समुद्र में अपना कब्जा जमाते जा रहा है, तो उससे कैसे करके हम निपट सकते हैं। इसके लिए भारत ने क्या काम किया है, श्रीलंका के साथ में हाथ मिलाया है। सेंसिंग चाइना थ्रेट, इंडिया जॉइन श्रीलंका इन रेस फॉर सी बेड माइनिंग अप्लाइज फॉर एक्सप्लोरेशन राइट्स। और सरकार ने क्या काम किया है कि हम और भी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए भारत ने आवेदन दे दिया है। इंडिया ने अप्लाई किया है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो कि जमैका में स्थित है, ताकि हमको अधिकार मिल सके। हम दो जो वास्ट ट्रैक्ट अवेलेबल है इंडियन ओशियन सी बेड में, जो कि हमारे जुरिडिक्शन के अंतर्गत में नहीं आती, हमारी बाउंड्री से बाहर ये एरिया है और यहाँ पर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अधिकार मिलना चाहिए। परमिशन के लिए हम जमैका में आवेदन कर दिए हैं, ऐसा कहना है भारत की सरकार का। The application to explore one of these regions, a cobalt-rich crust long known as the Afansi Nikitin Sea Mount, एन सी माउंट के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो बिल्कुल इंडिया की ये इच्छा है कि यहाँ पर निकिल और कोबाल्ट के भंडार मौजूद हैं और हम इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। साथ ही साथ में राइट्स टू द रीजन हैव ऑलरेडी बीन क्लेम्ड बाय श्रीलंका। इस प्रकार के अधिकारों का दावा श्रीलंका भी करता है। ठीक है, सेपरेट सेट ऑफ लॉज के माध्यम से। लेकिन
इंडिया का जो एप्लीकेशन है ये पार्ट मोटिवेटेड है बाय रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज वेसल्स अंडरटेकिंग रिकन्सिनेंस इन द सेम रीजन, क्योंकि चाइना भी इस एरिया में अपनी घुसपैठ बढ़ाते जा रहा है, तो चाइना को पीछे पछाड़ना है तो अपने को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। ANC माउंट की बात करें, ये एक स्ट्रक्चरल फीचर है, 400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 150 किलोमीटर वाइड वाला ये एरिया है। ये सेंट्रल इंडियन बेसिन में पड़ता है और ये लोकेटेड है लगभग 3000 किलोमीटर दूर पड़ेगा इंडिया के कोस्ट से। From an oceanic depth about 4800 kilometer, it rises to about 1200 meters and is rich in deposit of cobalt, nickel, manganese and copper। कितनी गहराई में है, लंबा चौड़ा कितना बड़ा एरिया है ANC माउंट का यहाँ पर बताया जाता है, और यहाँ पर हमको कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज साथ ही साथ में कॉपर मिल सकता है। यदि हम किसी भी प्रकार का एक्चुअल एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, यहाँ पर होता है इंटरेस्टेड एक्सप्लोरर्स इन दिस केस कंट्रीज मस्ट अप्लाई फर्स्ट फॉर एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस टू ISBA। मुझे कुछ भी यहाँ पर काम करना है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लगाऊंगा और मुझे लाइसेंस मिलेगा। ISBA एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी अनक्लोज के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। ओपन ओशियन की बात करें तो ये जो राइट्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिक एरियाज के लिए रहते हैं और ये ओपन ओशियन का एक हिस्सा है। मीनिंग ओशियन हुज एयर सरफेस एंड सी बेड वेयर नो कंट्रीज कैन क्लेम सोवरनिटी, इसको हम बोलेंगे ओपन ओशियन, जहाँ पर किसी का कोई अधिकार ही नहीं है, ना एयर, ना सरफेस और ना सी बेड में। लगभग 60% ऑफ द वर्ल्ड सीज ऐसा है जो कि ओपन ओशियन के अंतर्गत आता है एंड दाउ बिलीव टू बी रिच इन वेराइटी ऑफ मिनरल्स वेल्थ, और यहाँ पर बहुत सारी हमको संसाधन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी धातुएं मौजूद हैं महंगी महंगी। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, एक्सट्रैक्शन करना कोई आसान काम नहीं है और ये सब चीज़ें जो हैं नियम कानून के अंतर्गत होती हैं। Currently, no country has commercially extracted resources from open oceans। ओपन ओशियन से आप ये सोचें कि मैं कोई चीज़ खोद करके उसको बेच दूं, तो ये अधिकार अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। हालांकि एक और अनक्लोज से रिलेटेड बॉडी है, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इम्पीड इंडियाज एक्सप्लोरेशन एम्बिशंस, और एक और जो बॉडी है बोला जा रहा है ये इम्पीड कर रही है, बाधा पैदा कर रही है इंडिया के एक्सप्लोरेशन में। कोई भी कंट्री हो 200 नॉटिकल मील्स तक एक्सक्लूसिव अधिकार रहता है एंड इट्स अंडरलाइंग सी बेड फ्रॉम देयर बॉर्डर्स। Some ocean-bound state may have a natural stretch of land connecting their border and the edge of the deep ocean that extend beyond this 200 as part of their so-called continental shelf। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो इसरो से रिलेटेड है। देखिए, इसरो हाल फिलहाल में ट्रेनिंग सेशन का आयोजन करने वाला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करेगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग 2024 प्रोग्राम अप्रैल एंड मई के महीने में। इसरो इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करना चाहता है ताकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं इंडिया की जो कि ऑफ़र कर रही हैं UG एंड PG के कोर्सेस इन फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकें, इसलिए इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ टू अट्रैक्ट यंगस्टर। भारत के जो अधिकतर युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को स्पेस के प्रति रुझान पैदा करना, उनको इस लायक बनाना कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में।
ट्रेनिंग मॉड्यूल जो रखा गया है इसमें इंट्रोडक्टरी लेवल के टॉपिक रखे गए हैं वेरियस वर्टिकल ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। एंड बोला जा रहा है यहाँ पर कुछ सेशन भी होने वाले हैं इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड से रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट साथ ही साथ में फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि फिजिकल साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिए हैं एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल अप्लाइड फिजिक्स रेडियो फिजिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अदर जो एसोसिएटेड सब्जेक्ट हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में इंडिया में, वो लोग योग्य हैं कि वो इस प्रकार की ट्रेनिंग को कंसिडर कर सकते हैं, उन वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा jigyasa.iirsgovernment.in/start by इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इस अप्रैल टू, और जो डेट रखी गई है वो 2 अप्रैल तक रखी गई है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, 8 अप्रैल से चालू होगा और 12 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगा।